स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक्सरसाइज वीडियो में। और मैं अर्जुन। आज हम लोग पार्टी क्लास स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 हो गए। तो हम लोग चल रहे थे कि 1833 के चार्टर एक्ट तक हमने बता रखा था आप लोगों को, और इसके बाद हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। अच्छा, ये एक्ट और अधिनियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं कि विनियम और अधिनियम में क्या अंतर होता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट से पहले जो भी अधिनियम बने उनको बताया गया विनियम, और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो भी अधिनियम बने उन्हें क्या बताया गया, उन्हें बताया गया अधिनियम। उन्हें क्या कहा जाने लगा, अधिनियम। तो विनियम और अधिनियम में क्या अंतर है। विनियम विनियम और विनियम और अधिनियम, विनियम और अधिनियम में अंतर। विनियम और अधिनियम में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा कि विनियम और अधिनियम किसे कहा जाएगा। विनियम 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट से पहले जो भी कानून बनेगा, पहले के एक्ट को विनियम कहा गया। विनियम कहा गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, इसके बाद जो भी आएगा तो उसे कहा जाएगा अधिनियम। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, उसे कहा जाएगा अधिनियम। अब हम बात करने वाले हैं 1853 की चार्टर एक्ट के बारे में, या अब चार्टर एक्ट नहीं है, अब इसे अधिनियम कहा जाएगा। 1833 के बाद क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो भी कानून बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अधिनियम। तो अब हम बात करेंगे 1853 के चार्टर या अधिनियम के बारे में। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का अधिनियम। अब ये 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में क्या है ये हमें देखना है। तो इस अधिनियम में बताया गया कि विधायी शक्तियों को प्रशासनिक शक्ति से अलग कर दिया गया। इसको विधायी शक्तियों को प्रशासनिक शक्ति से अलग कर दिया गया। इसके तहत विधायी शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियों से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। और कानून बनाने के लिए या नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 8 व अधिकतम सदस्य संख्या
अधिकतम अधिकतम सदस्य संख्या, इसमें अधिकतम सदस्य 12 होते हैं। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते थे? 12 हो सकते थे। अब इसी के तहत इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते थे? 12। अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 12 है, ठीक है। और क्या हुआ कि कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। इसी एक्ट के तहत 1853 के अधिनियम के तहत कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, ठीक है ना। अब ये जो शुरुआत की गई वो 1854 ईस्वी में की गई और प्रथम आईसीएस अधिकारी जो बने, प्रथम आईसीएस वे सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर को बनाया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी, जिसको घटा करके 18 कर दिया गया। तो इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, तो इस अधिनियम के तहत 1853 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या को घटाकर 24 से 18 कर दिया गया। और इस अधिनियम के क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को लाया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया। इसकी सहायता के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया, चुना गया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ये विशेषता थी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बताया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 1858 का अधिनियम। इसके बाद है आपका 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम में क्या होता है कि 1858 को जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र लिखा और इस घोषणा पत्र में था, तो इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा और इस अधिनियम में, इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, उसके बारे में आप बताते हैं। पहले रिटर्न देते हैं कि 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, ये 1858 का अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये 1858 का अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर
1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। और इस घोषणा पत्र में लिखा था, इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था कि इसमें लिखा था कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाएगा। वायसराय कहा जाएगा। सारी शक्तियां, इसमें और बताया गया, इसी में लिखा था कि सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन संसद के पास चली जाएंगी। ठीक है। और इन सभी शक्तियों का प्रयोग भारत सचिव अपनी भारत परिषद द्वारा करेगा। इसमें बताया गया कि सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन या संसद के पास चली जाएंगी। इन सभी शक्तियों का प्रयोग भारत सचिव अपनी ब्रिटिश या भारत परिषद द्वारा करेगा। और इसमें क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बताते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ था। इस पत्र में लिखा हुआ था कि सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाएंगी। इन सभी शक्तियों का प्रयोग भारत सचिव अपनी भारत परिषद की सहायता से करेगा। और इस भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होंगे। अब ये जो 15 सदस्य हैं, ये भारत परिषद है। और इस भारत परिषद में तो कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य, जो कि भारत या ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत कुल सदस्य होंगे 8। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होगी 7। तो कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या हो जाती है 12। अब इसमें क्या बताया गया, हमने आपको बताया कि भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होंगी। और इस भारत परिषद में जो 15 सदस्य होंगी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत की जाएंगे। कुल सदस्यों की संख्या 8 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा सदस्यों की संख्या 7 मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि भारतीय सैनिकों की भर्ती के लिए
नियुक्ति के लिए पील कमीशन का गठन किया जाएगा। पील कमीशन का गठन किया जाएगा। पील कमीशन का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम में ये बताया गया, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने आपको बताया इसमें कि 1858 के अधिनियम में क्या क्या हुआ है और इस पत्र में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद है आपका अधिनियम, इसके बाद 1861 का अधिनियम। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1861 का अधिनियम क्या है। तो अब जो भी भारत का गवर्नर बनेगा, अब वो गवर्नर नहीं, अब वायसराय बनेगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो अब लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन रहा है 1858 में। इसके बाद 1861 में भी लॉर्ड कैनिंग ही रहता है। 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। अभी जो 1861 का अधिनियम है, तो इसमें गवर्नर को या वायसराय को शक्तियां दी गई। तो इसमें वायसराय को शक्तियां दी गई, शक्तियां दी गई, वायसराय को शक्तियां दी गई। कौन किस शक्तियां दी गई कि ये प्रांतों का गठन कर सकता है, प्रांतों का गठन करने की शक्ति, राज्य का नामकरण करने की शक्ति और स्थापना करने की शक्ति, स्थापना करने की शक्ति, स्थापना करने की शक्ति। ये वायसराय को शक्तियां दी गई कि वो प्रांतों का गठन कर सकता है, राज्य का नामकरण कर सकता है और राज्य का स्थापना कर सकता है, उसका स्थापना कर सकता है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने इसी समय, वायसराय कैनिंग ने मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका प्रणाली शुरू की। मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका प्रणाली शुरू की। व्यवस्थापिका प्रणाली पूछेगा किसने शुरू की, तो लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका प्रणाली शुरू की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अधिनियम है 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1873 के अधिनियम में क्या है। 1873 का अधिनियम, ये जो 1873 का अधिनियम है, इस अधिनियम में बताया गया, इस अधिनियम में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, बंद हो सकती है। और 1 जनवरी 1874 को कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। ये अधिनियम इसीलिए लाया गया था कि कंपनी को समाप्त करने के लिए। इस अधिनियम में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी बंद हो सकती है और 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ये कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जब कंपनी बंद हो गई, तो जब कंपनी बंद होगी तो पूरा शासन कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। जब ब्रिटिश सरकार कंपनी का शासन करेगी, तो अब 1876 के अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो अगला जो अधिनियम है 1876 का अधिनियम, 1876 के अधिनियम में यही बताया गया। और ये अधिनियम किस लिए लाया गया था, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनाने के लिए अधिनियम को लाया गया था। तो इस अधिनियम के तहत महारानी
महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी बनाने के लिए लाया गया और 28/4/1876 को रानी भारत की साम्राज्ञी बनी। भारत की क्या बनी? भारत की साम्राज्ञी बन गई। कि 1876 अधिनियम में यही लाया गया था कि महारानी विक्टोरिया में क्या किया जाएगा? भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था और 24/4/1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। इस अधिनियम के तहत ये इंपॉर्टेंट है, जो भी महत्वपूर्ण है हम आपको बताते चलते हैं। अगला अधिनियम है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। इस 1892 के अधिनियम में क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम बता रहे हैं आपको। 1892 का अधिनियम, इस अधिनियम में क्या हुआ कि अंततः संसदीय शासन होने लगा। अब क्या है? पूरे भारत को हैंडल करने का काम हो रहा है, संसदीय शासन हो रहा है। संसद के क्या है कि विकेंद्रीकरण हो चुका था, ठीक है ना। तो 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, इस अधिनियम में बताया गया कि अंशतः संसदीय शासन होने लगा, संसदीय शासन होने लगा, अंशतः संसदीय शासन होने लगा। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसमें प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें अंशतः संसदीय शासन होने लगा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें लाएगी। और क्या हुआ? इसमें भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो फिर किसका अधिकार था? ये क्या कर सकते? बजट पर भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार था। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, लेकिन मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? अंशतः संसदीय शासन होने लगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, लेकिन और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। लेकिन क्या हुआ कि मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं मिल पाया। तो हमने आपको जितने भी अधिनियम 1853, 1858, 1861, 1873, 1876, इसके बाद 1892 के अधिनियम के तहत आपको बताया हुआ है। इतने आज के लिए सफिशिएंट है। अगला जो अधिनियम होगा वो 1909, इसके बाद 1919, इसके बाद 1935, इसके बाद आपका आधुनिक भारत में चलेंगे। मतलब जैसे ही 1857 तक हम इसको लेकर चलते हैं, इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।